नमस्कार दोस्तों। आज हम पादपों के पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषक किसे कहते हैं कि पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, साथ में जल, भोजन के क्या है ये मुख्य घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए क्या है आवश्यक हैं। इन्हें क्या कहते हैं पोषक कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। तो जीव प्रक्रम क्या है कि लाइफ प्रोसेस या जीव प्रक्रम क्या है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं जीव प्रक्रम कहा जाता है। इसमें पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रसरण यानी कि लोकोमोशन, नियंत्रण एवं समन्वय आदि जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं मिलकर क्या है लाइफ प्रोसेस को चलाती हैं या जीव प्रक्रम को चलाती हैं। आगे देखें कि पोषण क्या है। पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और पोषण को दो प्रकारों में अपने बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि स्वपोषी या स्वपोषण क्या है। स्वपोषी क्या होते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन समय संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहेंगे स्वपोषी या ऑटोट्रोफ प्राणी ऑटोट्रोफ कहते हैं, जो अपना भोजन समय बनाते हैं। इसमें पादप और कुछ जीवाणु आते हैं। उसके बाद है कि विषमपोषी जीव क्या होते हैं। विषमपोषी अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इसमें जीव जंतु और कवक आते हैं। इन्हें परपोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए क्या है पादपों द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी या परपोषी जीव भी कहते हैं। इसमें जीव जंतु और पादप कवक क्या है इनमें आते हैं, पादप नहीं कवक और जीव जंतु आते हैं जो परपोषी की तरह कार्य करते हैं और अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। अब अपने देखते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या है और पोषण की वह विधि इसमें जीवधारी अपना भोजन समय न बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे पोषण की विषमपोषी विधि कहते हैं। और ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं विषमपोषी जीव कहते हैं। इसमें शाकाहारी आते हैं, जो जंतु सीधे ही पौधों और पौधों के उत्पादों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जीव आते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो दूसरे जीवों के मांस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इसमें शेर, बाघ आते हैं। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पौधों और जंतुओं और इनके दोनों के उत्पादों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सर्वाहारी जीव कहते हैं। इसमें मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि जीव आते हैं। परभक्षी जीव ऐसे जंतु जो अपना भोजन किसी जंतु को मारकर प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं परभक्षी कहते हैं। इसमें बाघ और चीता आदि मांसाहारी जीव आते हैं, जिन्हें परभक्षी या प्रीडेटर्स कहते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्वाह करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य जीवों को मारना नहीं होता, केवल उनका उद्देश्य भोजन प्राप्त करना होता है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं। परजीवी भी क्या है दो प्रकार के हो सकते हैं। परजीवी बाह्य परजीवी जो कि शरीर से बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं, जिसमें जूं, अमरवेल आदि आते हैं। जबकि दूसरे होते हैं आंतरिक परजीवी, जो क्या जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें आंतरिक परजीवी कहते हैं। जिसमें आंत में पाए जाने वाले विभिन्न परजीवी और बड़ी आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई जो क्या है जीवाणु है एक प्रकार का, जो क्या है अपना भोजन
प्राप्त करता है मानव की बड़ी आंत से। तो ये ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जीव भी क्या है, एक प्रकार का आंतरिक परजीवी जीव है। अब अपने बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का क्या प्रक्रम है, किस विधि से क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही क्या है, पादप क्या है अपना भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में संपन्न होती है, इसलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं और पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में क्या है, प्रवेश करती है। तो पत्तियों तक मेनली जो पदार्थ पहुंचाए जाने की प्रक्रिया है उसमें जल और CO2 हैं, जिन्हें कच्चा पदार्थ कहा जाता है। कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल कहा जाता है, जिससे क्या है भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी कच्चा भोजन, इसमें CO2 तो क्या है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा पत्तियों में प्रवेश कर जाती है और जल क्या है, जड़ों द्वारा क्या है, अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, पदार्थ, कच्चा पदार्थ कहा जाता है भोजन बनाने का। तो अपने स्ट्रक्चर देखें कि पत्तियों की संरचना में जो पर्णफलक है, पर्णफलक की निचली सतह को निचली अधिश्रम और पर्णफलक की ऊपरी सतह को ऊपरी अधिश्रम कहते हैं। इसका अपने ट्रांसफर सेक्शन या TS देखें, अनुप्रस्थ काट देखें, तो उस अनुप्रस्थ काट में सबसे ऊपर ऊपरी अधिश्रम और नीचे निचली अधिश्रम पाई जाती है और निचली अधिश्रम और ऊपरी अधिश्रम के बीच में पाए जाने वाले ऊतक को अपने भरण ऊतक कहते हैं। इसमें दो प्रकार का ऊतक पाया जाता है। एक जो खड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हें खम्भ ऊतक और जो गोलाकार और कोशिकाएं होती हैं खम्भ ऊतक के नीचे पाई जाने वाली उन्हें स्पंजी ऊतक कहते हैं। स्पंजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच में अंतरावकाश कोशिकीय अवकाश पाया जाता है बड़ा बड़ा, जिसमें वायु भरी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वायु कोश कहते हैं। खम्भ ऊतक और स्पंजी ऊतक में हरित लवक पाया जाता है, जहां पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक क्या है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के मुख्य स्थान होते हैं, जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो वायु प्रवेश करती है, CO2 प्रवेश करती है और रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती है और रंध्र क्या है, निचली सतह पर क्या है, अधिक पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर क्या है, मोमी क्यूटिकल की परत होती है। यहाँ पर रंध्रों की संख्या क्या है, ऊपरी सतह में, ऊपरी बाह्य त्वचा में कम होती है। तो द्वार कोशिकाओं के खुलने और बंद होने से ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या है, आदान प्रदान यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। आगे अपने देखें कि रंध्र का खुलना और बंद होना वो जल का द्वार कोशिकाओं में, द्वार सेल्स में क्या है, प्रवेश करने पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हैं, स्फीत हो जाती हैं, इनकी फैल जाती हैं, जिससे क्या है, रंध्र की आंतरिक भित्ति क्या है, आंतरिक भित्ति बाहर की तरफ खिंचती है और रंध्र क्या है, खुल जाते हैं। और जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर की ओर निकल जाता है या बाहर की तरफ जल की कमी हो जाती है तो ये आंतरिक भित्ति के अंदर की ओर खींच करके रंध्र को बंद कर देती है। इस तरीके से क्या, रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं में जल के प्रवेश पर निर्भर करता है। यानी द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने और शल्त होने पर कह सकते हैं निर्भर करता है। अगर कोशिकाएं स्फीत हैं, द्वार कोशिकाएं स्फीत हैं तो रंध्र खुल जाएंगे,
और द्वार कोशिकाएँ अगर शल्त हैं, पिचकी हुई हैं, पानी नहीं है उनमें, तो वो रंध्र बंद हो जाएँगे। इस तरीके से क्या अपने रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या है, पादपों में होती है। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की स्थिति कहाँ होती है? क्लोरोफिल की स्थिति हरित लवक के अंदर ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना किसके बने होते हैं? थाइलेकोइड से। थाइलेकोइड्स थाइलेकोइड की झिल्ली पर क्वांटासोम क्वांटासोम पाए जाते हैं और क्वांटासोम दोष पर एक क्वांटा दोष 30 क्लोरोफिल का बना होता है। क्लोरोफिल 230 क्लोरोफिल जो मिलते हैं तो वो क्या है, क्वांटासोम का निर्माण करते हैं। क्वांटासोम क्या है? ये थाइलेकोइड की सतह पर पाए जाने वाली प्रकाशिक इकाई कह सकते हैं इनको। प्रकाशिक इकाई यानी इनके अंदर ही क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्वांटासोम के अंदर होती है। आगे अपने देखें कि प्रकाश संश्लेषण में खाद्य संश्लेषण की क्रिया होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के अद्वितीय प्रक्रम है, जिसमें सौर ऊर्जा को या सूर्य की ऊर्जा को क्या है, रासायनिक ऊर्जा में क्या है, बदला जाता है। तो ये एक प्रकार अद्वितीय प्रक्रम है जो धरती पर या पृथ्वी पर एक प्रकार की ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है। तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में किया जाता है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित की जाती है या स्टार्च के रूप में संचित की जाती है। सभी जीवों के लिए क्या है, सूर्य क्या है, ऊर्जा का श्रम स्रोत है, यानी सूर्य की ऊर्जा को ही क्या है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके सभी जीवधारियों के लिए क्या उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करते हैं, पादप करते हैं, जो सीधे ही क्या सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा बदल के सभी जीवों के लिए क्या ऊर्जा का स्रोत के रूप में इनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रक्रम को दिखाया गया है। इसमें सूर्य की उपस्थिति में क्या है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रही हैं और जड़ों से क्या है, जल पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है और पत्तियों में क्लोरोफिल में क्या ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है और यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है, उससे क्या वातावरण में बाहर सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु के रूप में छोड़ दिया जाता है। ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया धरती पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, जिसमें क्या सभी जीवधारियों के लिए भोजन भी उपलब्ध होता है और साथ ही में ऑक्सीजन या प्राणवायु भी क्या सभी जीवों के लिए उपलब्ध होती है। तो इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं, अद्वितीय प्रक्रम कहा जाता है। अद्वितीय प्रक्रम कहा जाता है क्योंकि इस क्रिया के कारण ही क्या धरती पर सभी जीवधारी क्या है, अपने जीवन को संचालित करते हैं। अब अपन देखें संरचना हरित लवक की, तो हरित लवक मुख्य कोशिकांग होते हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, संपन्न होती है। तो हरित लवक की संरचना में तो ये द्विझिल्ली कोशिकांग कहलाता है। इसमें दो झिल्लियां होती हैं, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। इसमें दोनों झिल्लियों के मध्य फ्लूइड फील्ड स्पेस यानी दोनों अवकाश पाया जाता है, अंतरा झिल्ली अवकाश कहते हैं। इसकी हरितलवक के अंदरी भाग में दो भागों बांट सकते हैं इसको, ग्रेना भाग और स्ट्रोमा भाग। ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है
जबकि स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है इसमें जल के अणु को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जल के अणु को टूटने से ऑक्सीजन निकलती है और अपचायक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया को चलाने में काम आती है। तो ग्रेना पूरे हृदलोक के स्ट्रोमा में फैले होते हैं, जो थाइलेकोइड के सिक्कों के ढेर के रूप में इकट्ठे होने के कारण इनका निर्माण होता है। इन सभी को क्या है, ग्रेना कहते हैं, जबकि सिंगुलर को क्या कहेंगे, ग्रेनम कहते हैं। सिंगुलर को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। सिंगुलर संरचना क्या कहलाएगी, ग्रेनम कहलाएगी। और थाइलेकोइड्स एक सिक्के को क्या कहेंगे, थाइलेकोइड कहेंगे, और एक सिक्कों के ढेर के रूप में निर्मित होकर ग्रेनम का निर्माण करेंगे, और ग्रेनम मिलकर क्या करेंगे, ग्रेना का निर्माण करेंगे। तो सिक्कों के ढेर के रूप में ये जुड़े रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो ग्रेना है, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशिक संश्लेषण या प्रकाशिक अभिक्रिया के स्थल होते हैं, जहाँ पर थाइलेकोइड की सतह पर क्या है, क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम में क्या होते हैं, 230 क्लोरोफिल अणुओं से मिलके बना होता है क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं, ये थाइलेकोइड की सतह पाए जाते हैं। यही स्थल होते हैं जहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है क्वांटासोम में या क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल क्या करती है, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण का कार्य करते हैं। हृदलोक में इसके अलावा स्टार्च के अणु, लिपिड ग्रेन्यूल्स और राइबोसोम 17 प्रकार के, और खुद का डीएनए क्या है, हृदलोक में पाया जाता है। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण के लिए ये खुद भी, इसका डीएनए क्या है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है या निर्देशित करता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। स्वपोषी जीव की कार्बन एवं ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं। यानी कि भोजन बनाने के लिए पादप क्या करता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, कच्चे पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में क्या परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या है, इसको कार्बोहाइड्रेट में क्या है, परिवर्तित किया जाता है। साथ में इसमें ऑक्सीजन और जल बनता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगले अनुमान, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, जो कार्बोहाइड्रेट के तुरंत इसका उपयोग नहीं होगा, वो मंड के रूप में संचित कर लिया जाएगा, यानी उसे स्टार्च के रूप में क्या है, पौधे उसको अपने भंडार गृह में क्या है, संचित कर लेते हैं, और यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, तब पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार इसे क्या है, प्रयुक्त कर लिया जाएगा। जब इस पौधे को संचित पदार्थों की आवश्यकता होगी, तब पौधे क्या करेंगे, इस स्टार्च को क्या है, वापस यूज कर लेंगे। कुछ इसी तरह स्थिति हमारे अंदर भी होती है। हमारे शरीर में भी क्या है, भोजन का जो अपने भोजन करते हैं उसमें तुरंत तो क्या है, कुछ
भोजन का यूज़ हो जाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। जो अतिरिक्त भोजन होता है उसे क्या है ग्लाइकोजन के रूप में क्या है अपने स्टोर कर लेते हैं या उनका संग्रह कर लेते हैं और ये स्टोर कहाँ होता है मांसपेशियों और यकृत के अंदर होता है। यानी पादपों में भोजन का संग्रह तो क्या होगा स्टार्च के रूप में होगा, जबकि जंतुओं में क्या होगा भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में प्रयुक्त ऊर्जा का कुछ भाग हमें भी हमारे शरीर में भी क्या है संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब देखिए कि ये प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये संपन्न कैसे होती है, कहाँ होती है? तो जब सूर्य की प्रकाश किरणें हरितलोक में गिरती हैं, हरितलोक के अंदर ये क्या है? ग्रेना है। ग्रेना के अंदर क्या है? थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड में देखें कि सूर्य के प्रकाश क्रिया कहाँ आएगी? ग्रेना में। ग्रेना में क्या होंगे? जल के अणु होंगे। जल के अणु ग्रेना किसके बनते हैं? ग्रेनम के। ग्रेनम क्या होते हैं? थाइलेकोइड सिक्कों के ढेर के रूप में बनता है, उसे क्या होते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और थाइलेकोइड पर क्या है? सतह पर क्या है? क्वांटासोम। क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम में क्या होते हैं? 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं, जहाँ पर क्या है प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है संपन्न होती है क्लोरोफिल अणुओं में। तो मेनली प्रकाशीय अभिक्रिया का उद्देश्य ये होता है कि जल के अणुओं को क्या करना? ब्रेक करना, जल के अणुओं को तोड़ना और उसमें से क्या है जल के अणु तोड़कर जो अपचयिक ऊर्जा है हाइड्रोजन अपचित ऊर्जा उसको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने में उपयोग करना और जल के टूटने से जो ऑक्सीजन अणु होता है उसे ऑक्सीजन के रूप में क्या बाहर वातावरण में रिलीज कर देना उत्पाद के रूप में। तो हाइड्रोजन जो प्रकाशिक क्रिया होगी उस प्रकाशिक क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु को तोड़ा जाएगा। जो क्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। और जल के अणु तोड़ने में हाइड्रोजन जो अपचित ऊर्जा उसे क्या भेज दिया जाएगा? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस हाइड्रोजन या इस अपचयित ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? फिक्सेशन किया जाता है या अपचयन किया जाता है। किसमें? शुगर और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में। तो इस तरीके से ये क्रिया के हरितलोक के अंदर संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना के अंदर संपन्न होती है, जहाँ पर केवल जल के अणुओं को विघटन करके ऑक्सीजन को बाहर मुक्त करके अपचयिक ऊर्जा का कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने में उपयोग करके इसको ग्लूकोज फैटी एसिड और एमिनोमर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसलिए इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता ना होकर केवल रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपन देखें आगे, तो ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन क्या है उत्पाद के रूप में बनती है और जल बनता है। अब हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वास्तव में क्या घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं चलती हैं, उसको हमने देखें। तो सबसे पहले क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना होता है और जल के अणुओं को क्या करना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपवर्तन करना होता है। यानी क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है हरितलवक और जल के अणुओं क्या है विघटन होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है अलग होती है, साथ में हाइड्रोजन आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और इस ऊर्जा का उपयोग क्या है? इस अपचित ऊर्जा का उपयोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने में क्या है काम लिया जाता है। जो जल के अणुओं को तोड़ने से जो ऊर्जा निकलती है उसे हाइड्रोजन ऊर्जा या अपचयिक ऊर्जा कहते हैं। जो जल के अणुओं का से निकली ऊर्जा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने के काम आती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण केवल तत्काल एक
के बाद एक दूसरा हो, उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे, जो मरुद्भिद पादप होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है लेते हैं, क्योंकि दिन में तो वो क्या अंदर बंद रखते हैं, क्योंकि पानी की हानि को रोकने के लिए वो दिन में क्या रखेंगे, अंदर बंद रखेंगे। तो एक वो मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, एक मीडिएटर प्रोडक्ट बना लेते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। रात्रि में जब रंध्र खोलेंगे तो वो क्या करेंगे, एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेंगे और दिन के समय क्या है ये, जब हमें प्रकाश मिलेगा उस प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके क्या है, एक अंतिम उत्पाद यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो अभिक्रिया का जो मेन घटक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पादप क्या है, सूर्य की उपस्थिति में क्या है, हरित लवक द्वारा क्या है भोजन निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो पादपों द्वारा की जाने वाली एक मुख्य क्रिया है, जिसके कारण क्या प्रकाश ऊर्जा को क्या है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। धन्यवाद।